हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्लास 9th के चैप्टर से। उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इवन द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। का जो फ़ायदा है वो सिर्फ क्लास 9 में ही नहीं बल्कि आगे के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑन। जो संविधान सभा बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसने उसको कब अडॉप्ट किया? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 मीन्स 26 नवंबर 1949। तो द आंसर विल बी बी। Now, which of the following sentences is wrong about Dr. B.R. Ambedkar? मीन्स एक सेंटेंस गलत है क्योंकि 4 ऑप्शन है, 3 सही है, एक गलत है। He was the chairman of the drafting committee. That is absolutely right. Now he was born in Maharashtra. ये गलत है। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? MHOW मो, ये है मध्य प्रदेश में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। जो है ऑप्शन गलत है। इसके अलावा वो लॉ मिनिस्टर रहे थे इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत के पहले कानून मंत्री। और उसके अलावा इन्होंने आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसमें से कौन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था? तो ये आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी संविधान को बनाने के भी प्रोसेस से उनका संबंध नहीं था। तो अगर किसी भी चीज़ का इसमें से आया कॉन्स्टिट्यूशन से तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो हमेशा महात्मा गांधी होना चाहिए। आंसर विल बी महात्मा गांधी। बाकी सभी जो है किसी न किसी कमेटी के सदस्य थे। ओनली महात्मा गांधी और नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, where how many members had the constituent assembly that wrote the Indian constitution? तो कितने जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था? तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 299 मेंबर्स, इतने मेंबर्स ने मिल करके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब कौन सा जो है टर्म जो है या शब्द प्रियम्बल में नहीं है? लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सेकुलर है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी रिलीजन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। तो किस दिन इफेक्ट में आया? जिस उसी दिन आया जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे हम लोग कब बनाते हैं? 26 जनवरी 1950। तो द आंसर विल बी 26 ऑफ जनवरी 1950। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा इसमें से टर्म जो है वो इंक्लूड नहीं है? वो है रिलीजन। अभी बात हम लोगों ने की भी थी। वेयर वॉज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो भारत की जो 1931 का जो सेशन है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था कहाँ पे? कराची में हुआ था। तो इसमें पहली बार जो है एक रेजोल्यूशन लिया गया था और एक इस बात पे चिंतन किया गया था कि कैसे होना चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जो फ्रेम है ये यहीं से शुरू हो चुका था कि 1931 में एक पहली बार ये रेजोल्यूशन लिया गया कि किस तरीका का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फिर उसके अलावा राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहीं पे पहली बार बात हुई थी। इसलिए कराची जो अधिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? कौन कौन से सेंटेंस राइट है? नाउ all countries that have constitution are necessarily democratic. That is not right. All countries that are democratic necessarily have constitution. ये भी कोई ज़रूरी नहीं है।
तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा none of the above. According to which act were the elections held to provincial legislatures in India in 1937? तो आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत में पहली बार जो है वो चुनाव हुए, जो प्रांतीय सभा के जो चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की, और ये एक ऐतिहासिक समय था. अब क्वेश्चन नंबर 11. विच रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इंस्पायर्ड द इंडियंस टू सेट अप अ सोशलिस्ट इकोनॉमी? तो भारत में सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसे आई? तो भारत जो है शुरुआत में रशिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो जो रशियन रेवोल्यूशन है उसने इंस्पायर किया इंडिया को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने के लिए. हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वेर कंसिडर्ड बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये चीज़ पूछा जा रहा है कि कितने संशोधन हुए. तो करीब करीब 2000 संशोधन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत किए करने के पहले. अब इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत एक विविधता में एकता वाला देश है. यहाँ पे कई भाषाएं, कई तरीके की बोलचाल, रीजनल इम्बैलेंसेस थे. तो इन सभी को बैलेंस करने के लिए जो अलग अलग प्रांतों से मेंबर्स आए थे, तो उन्होंने उनकी कुछ रीजनल एस्पिरेशंस भी थी. तो सबको एकोमोडेट करने के लिए, सबकी राय को जानने के लिए, तो सभी ने अपना पहल रखी. तो उन सबको देखते हुए एक 3 साल का समय लगा, 2000 अमेंडमेंट्स हुए, और तब जाकर के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने मूल रूप में आया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ दीज कंट्रीज आर रिपब्लिक एग्जाम्पल्स ऑफ रिपब्लिक? इनमें से कौन गणतंत्र है? यूएसए है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. हु अमंग दीज लीडर्स वाज अ बिटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी? इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा लीडर था जो कि महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा क्रिटिक था? वो बिल्कुल महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं था. तो इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज 15वां क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज. ये जो बेसिक वैल्यूज हैं, ये जो मेकर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, उनकी जो उस वक्त की फिलॉसफी है उसको कहता है. तो इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड प्रीएम्बल. नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर हाउ मेनी डेज? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो द आंसर विल बी 114 डेज. और ये करीब 3 सालों के दौरान 114 बैठकें हुई, 114 दिन. तो 114 डेज, और इसके दौरान जो बैठकें हुई थी वो करीब 165 हुई थी. ये भी याद रखिएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ दीज पोजीशंस इज करेक्ट इन रिलेशन टू द सॉवरेन स्टेटस ऑफ इंडिया? भारत सॉवरेन कंट्री है कैसे साबित होता है? मतलब यूएसए कैन डिसाइड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, गलत. यूएसएसआर कैन सपोर्ट द सीपीएम इन गेटिंग अप इट्स गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत. द इंडियन गवर्नमेंट ओनली कैन डिसाइड इट्स, मतलब अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज पे सिर्फ भारत का सार्वभौमिक अधिकार है, किसी और विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है. दिस इज द थिंग विच डिटरमाइंस कि अगर एक कंट्री सोवराइन है या नहीं है, मतलब उसको अपनी टेरिटरीज पे संपूर्ण अधिकार है. और ये भी गलत. तो आंसर विल बी सी, ऑप्शन नंबर सी. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following days is celebrated to mark the enforcement of the Constitution? आपको जैसा बताया था किस दिन? रिपब्लिक डे. तो रिपब्लिक डे को हम लोग, जो कि 26 जनवरी 1950 को था, पहली बार रिपब्लिक डे हुआ, हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है. When did मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये भी जैसा कि आपको बताया मैंने, सिर्फ और सिर्फ ये क्लास 9 के रिलेटेड नहीं है, ये बाद में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही थी, नेहरू कमेटी, और उसमें मोतीलाल नेहरू और 8 अदर जो मेंबर थे कांग्रेस के, उन्होंने एक संविधान बनाया, एक उसका ड्राफ्ट बनाया. और ये बनाया कब? 1928 में. अंग्रेजों ने चुनौती दी थी कि भारतीय जो है वो नहीं बना पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन,
तो उस चुनौती को स्वीकार किया था और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में. विच ऑफ दीज फीचर्स वेर एक्सेप्टेड बाय ऑल इंडियन लीडर्स मच बिफोर दे सैट डाउन टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि मैंने कराची अधिवेशन की बात की थी 1931 में, उसमें ये तीनों जो हैं राइट टू फ्रीडम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात हुई थी. तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें. 1931 का कराची सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस सिलसिले में. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ दीज इंस्पायर्ड आवर लीडर्स व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें से किन किन चीज़ों ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे जो उस वक्त के लीडर्स थे उनको इंस्पायर किया. तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसने भी इंस्पायर किया था. बिल ऑफ राइट्स, ये भी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसे भी. तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो है फिर से वही आ गया. तो अराउंड 2000 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया. तो आंसर इज 2000. नाउ we come to the question number 23. Who said the following? I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in which all communities shall live in perfect harmony. ये जो है नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी की जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने ये महात्मा गांधी का जो कोट है उसको इंगित किया था. तो ये जो वर्ड्स हैं ये महात्मा गांधी के थे जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच में बोला था. जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उनकी जो फेमस स्पीच है तो उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के इन वर्ड्स को उद्धृत किया था. तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? महात्मा गांधी. नाउ द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन has been to wipe every tear from every eye. Who was Nehru referring to his speech? अब नेहरू ने इसमें ये भी ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी की ही स्पीच है. तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी का अरमान था जब उन्होंने 1947 में बोला कि हर आंख से आंसू जो है वो मिटा देना है. एक जो नया भारत में किसी की भी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए. What kind of justice does our preamble प्रोवाइड्स. तो इसमें इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है. तो जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 26 वेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फ्रॉम. कहाँ से? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें कई जगह कई लोगों के एस्पिरेशन, रीजनल एस्पिरेशन, लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन सभी को इनकलकेट किया गया है. तो कहाँ से ये आइडियाज़ लिए गई हैं? तो आइडियाज़ फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स ऑफ ये, लेकिन इजराइल से नहीं लिया गया है. तो जो आंसर होगा क्या है? 1, 2 एंड 3. तो इसमें हम लोग बी ऑप्शन जो हमारा वो सही होगा. हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928? ये मोतीलाल नेहरू होगा. सो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वो कितना इम्पोर्टेंट है आपकी क्लास 9 के एमसीक्यूज और उसको समझने के लिए. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर है, इसके अलावा ये आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.